हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस सिंपल सी क्लास में हम सॉल्व करेंगे कुछ बेहतरीन से एरर्स। और ये जो एरर्स हैं ये काफ़ी टॉप लेवल के हैं। ये इनका जो लेवल है ये टच करेगा एसएससी सीजीएल के लेवल को। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इन एरर्स को सॉल्व करना करते हैं शुरू। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल्दो द ट्रक वॉज मूविंग वेरी फास्ट द ड्राइवर स्टॉप्ड इट इन अ स्किलफुली मैनर। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है सिंपल सिंपल सा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ऑल्दो द ट्रक वॉज, पहला पार्ट ये हो गया। सेकंड पार्ट इज मूविंग वेरी फास्ट एंड द थर्ड पार्ट इज द ड्राइवर स्टॉप्ड इट एंड द लास्ट पार्ट इज इन अ स्किलफुली मैनर। तो अब यहाँ पे आप अपना दिमाग लगाइए और सोचने की कोशिश कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि आप इसको कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एरर्स को सॉल्व करने के लिए आपको ना बहुत ही कम टाइम मिलता है। तो इसीलिए इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सॉल्व कीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आई विल हेल्प यू। देखो, आप जानो कि कुछ एडवर्ब होते हैं। क्या होते हैं? कुछ एडवर्ब होते हैं। और वो जो एडवर्ब को बनाने का तरीका होता है वो ये होता है कि उसमें जो एडजेक्टिव है उस एडजेक्टिव में आप लगा दो एल वाई। तो जैसे ही हम एडजेक्टिव में एल वाई लगा देते हैं वो बन जाता है एडवर्ब। ठीक है, समझे आप? कि अगर किसी एडजेक्टिव में हमने एल वाई लगा दिया, किसी एडजेक्टिव में हमने एल वाई लगा दिया तो वो बन जाता है एडवर्ब। क्या बन जाता है वो? हाँ जी, बोलो आप मेरे साथ। हाँ जी, वो बन जाता है एडवर्ब। अब आप एक चीज और समझो कि अगर जैसे कि यहां पर आप देखो, ये जो एल वाई है इससे आप पता लगा पा रहे हो कि ये भी एक एडवर्ब है। ठीक है, लेकिन अगर किसी एल वाई के साथ में मैनर आ जाए, क्या आ जाए? मैनर। अगर किसी एल वाई के साथ में मैनर आ जाए तो आप हमेशा याद रखना कि वहां पे एल वाई का हम यूज नहीं करते जब मैनर आ जाता है। समझे आप गलती या नहीं समझे? चलिए एक बार रिवाइज कर देते हैं कि अगर एडजेक्टिव में एल वाई लगा दिया जाए, कि अगर एडजेक्टिव में एल वाई लगा दिया जाए, ठीक है, तो वो बन जाता है एडवर्ब। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई एडवर्ब जिसके साथ में मैनर आ जाए, क्या आ जाए? मैनर आ जाए, तो वहां पर हम एल वाई का यूज नहीं करते। तो सिंपल सिंपल यहां से हम इस एल वाई को हटा देंगे तो ये हो जाएगा इन अ स्किलफुल मैनर। समझे आप? इस पार्ट में एरर था और जो कि हमने इसको समझ लिया कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट अ वेरी यंग एज ही डाइड विद हार्ट डिजीज। एट अ वेरी यंग एज ही डाइड विद हार्ट डिजीज। तो आप इसको समझो, यहां पे हार्ट होगा। ठीक है, ये एरर नहीं था, ये टाइपिंग एरर था। अब आप इसको समझो, सोचो, सॉल्व करने की कोशिश करो कि आखिर इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यूज योर माइंड इफ यू हैव एनी। चलिए मैं बताता हूं आपको। ये लिखा हुआ है डाइड। अब ये जो डाइड है इसके साथ दो प्रपोजिशंस का यूज किया जाता है। एक होता है ऑफ और एक होता है फ्रॉम। ठीक है, एक ऑफ है और एक फ्रॉम है। ठीक है, अगर किसी इंसान की मृत्यु किसी डिजीज की वजह से हुई है, किसकी वजह से हुई है? डिजीज। डिजीज का मतलब होता है बीमारी। डिजीज का मतलब क्या है? डिजीज का मतलब है बीमारी। इसको दोबारा लिख देते हैं। डिजीज का क्या मतलब होता है? डिजीज का मतलब होता है बीमारी। ठीक है, तो अगर किसी इंसान की मृत्यु किसी बीमारी की वजह से हुई है तो वहां पे उस डाइड के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं। अगर किसी इंसान की मृत्यु किसी बीमारी की वजह से हुई है तो हम वहां पर डाइड ऑफ का यूज करते हैं। और अगर उस इंसान की मृत्यु किसी रीजन की वजह से हुई है और वो रीजन जो है वो बीमारी नहीं है, किसी और कारण से हुई है, ठीक है ना, तो वहां पर हमें फ्रॉम का यूज करना होता है। अगर बीमारी से मृत्यु हुई है तो डाइड ऑफ, और अगर किसी कारण से मृत्यु हुई है तो वहां पे हम यूज करते हैं किसका? डाइड फ्रॉम का यूज करते हैं। तो अब आप सोच कर बताओ कि ये जो हार्ट डिसीज है, यानी कि ये दिल की जो बीमारी है, यहां तो साफ साफ मेंशन भी किया गया है कि डिजीज। क्या मेंशन किया गया है? डिजीज मेंशन किया गया है। डिजीज का मतलब होता है बीमारी, और जब किसी इंसान की मृत्यु किसी बीमारी की वजह से होती है तो वहां हम किसका यूज करते हैं? बोलो ना। वहां हम यूज करते हैं डाइड ऑफ का। किसका यूज करते हैं हम वहां? वहां हम यूज करेंगे डाइड ऑफ का। तो ये यहां से विद हटा दिया हमने और ऑफ का यूज कर दिया। ये पहला एरर है जो हम अभी सॉल्व कर चुके थे। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज ट्राइंग टू अर्न मनी फॉर माई सेल्फ एंड हिम। ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन है।
अगर आपको इसके बेसिक कंसेप्ट्स पता हैं तो आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए मेरे साथ मिलकर सीखिए और इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है ही इज ट्राइंग, यानी कि वह कोशिश कर रहा है, टू अर्न मनी। ये जो टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इसको हम जानते हैं किस नाम से, इनको हम जानते हैं इन्फिनेटिव के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? इन्फिनेटिव। और उस इन्फिनेटिव के बाद आ गया उसका ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर तो कोई एरर नहीं है। ये क्या लिखा है? ये लिखा है फॉर, और ये जो फॉर होता है ये क्या होती है? ये होती है एक प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या बोलते हैं इसको? प्रपोजिशन। हाँ जी, इसको सही बोलना है, बहुत सारे लोग इसको गलत बोल देते हैं। तो ये प्रपोजिशन है, ठीक है। अब आप रूल जानो कि अगर आपके सेंटेंस में कोई प्रपोजिशन आ जाए, क्या आ जाए? कोई प्रपोजिशन आ जाए, है ना, तो प्रपोजिशन के बाद में आपको अगर कोई प्रोनाउन आ जाए तो वो प्रोनाउन हमेशा यूज करना होता है किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। किस केस में यूज करते हो आप उस प्रोनाउन को? ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हो। किस केस में यूज करोगे आप? ऑब्जेक्टिव केस में। चलिए एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं कि अगर आपके सेंटेंस में कोई प्रपोजिशन आ जाए, क्या आ जाए? प्रपोजिशन आ जाए, ठीक है, तो उस प्रपोजिशन के बाद में अगर कोई प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा? अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो वो जो प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाना है। किस केस में यूज किया जाना है? वो ऑब्जेक्टिव केस में। बोलो ना, किस में यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखो कि ऐसा कोई वर्ड जिसके लास्ट में सेल्फ आ जाए, क्या आ जाए? सेल्फ आ जाए। ऐसा कोई वर्ड जिसके लास्ट में आ जाए या तो सेल्फ या फिर आ जाए सेल्व्स, तो ये जो दोनों होते हैं ये दोनों कहलाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रूल हम ये पढ़ रहे हैं कि प्रपोजिशन के बाद आना चाहिए क्या? ऑब्जेक्टिव केस। क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस। और वहां प्रपोजिशन के बाद आ रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और जबकि हमें यूज करना है ऑब्जेक्टिव केस का। तो ये जो माई सेल्फ होता है इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। तो कर देंगे ही इज ट्राइंग टू अर्न मनी फॉर मी एंड हिम। कितना सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा और आप ऐसे चुटकियों में एरर्स को सॉल्व कर देंगे और आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो एकदम अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज थिंकिंग ऑफ बिकमिंग द मोस्ट सुप्रीम लीडर ऑफ द वर्ल्ड। यहां पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, यूज योर माइंड, क्योंकि इवेंचुअली आपको ही तो अपना दिमाग चलाना सीखना है। तो दिमाग लगाइए प्लीज, यूज योर माइंड। चलिए मुझे उम्मीद है कि आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा अच्छे से। तो यहां पर लिखा हुआ है द प्रेजेंट प्रेसिडेंट, क्या लिखा हुआ है भैया? द प्रेजेंट प्रेसिडेंट, ठीक है ना। ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और ये जो प्रेसिडेंट हैं ये किसके हैं भैया? यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, ठीक है। इज थिंकिंग यानी कि वो सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं वो? ऑफ बिकमिंग द मोस्ट सुप्रीम लीडर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नेता, सुप्रीम लीडर बनने की सोच रहे हैं वो, है ना भैया। तो आप समझो इस बात को ध्यान से कि इंग्लिश में एक कंसेप्ट होता है, इंग्लिश में एक कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं क्या? पढ़ के बताओ आप, क्या बोलेंगे उसको हम? उसको हम बोलते हैं सुपरफ्लूस। क्या बोलते हैं? सुपरफ्लूस। और ये जो सुपरफ्लूस होता है, इस सुपरफ्लूस का मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है मोर देन नीडेड। क्या होता है? मोर देन नीडेड या फिर मोर देन रिक्वायर्ड, ठीक है ना। यानी कि सुपरफ्लूस ऐसी मतलब इस तरीके की चीजें होती हैं जहां पर हम यूज कर देते हैं मोर देन नीडेड, यानी कि जरूरत से ज्यादा चीजें। किसका यूज कर देते हैं? जरूरत से ज्यादा चीजों का। जैसे कि इसका सबसे कॉमन एग्जांपल होता है फ्री गिफ्ट। बहुत सारे लोगों ने आपसे कहा भी होगा फ्री गिफ्ट, आज तो मॉल में फ्री गिफ्ट मिला, ठीक है। तो गिफ्ट तो फ्री ही होता है। गिफ्ट कैसा होता है? गिफ्ट तो हमेशा फ्री होता है ना। तो गिफ्ट के साथ में हमें कभी फ्री यूज करने की जरूरत ही नहीं है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट, सो दैट्स व्हाई इट इज अ सुपरफ्लूस। कैसा एक्सप्रेशन हो गया वो? सुपरफ्लूस एक्सप्रेशन हो गया। और क्यों हो गया? क्योंकि हमने जरूरत से ज्यादा वर्ड्स का यूज कर दिया। हमने बोल दिया क्या? हमने बोल दिया फ्री, और उस फ्री के साथ में हमने लगा दिया गिफ्ट, है ना भैया। गिफ्ट तो हमेशा कैसे मिलता है हमें?
फ्री मिलता है। गिफ्ट कैसा मिलेगा हमें, है ना, गिफ्ट कैसा मिलेगा, फ्री मिलेगा। तो इसीलिए गिफ्ट के साथ में हमें फ्री लगाने की देयर इज नो रिक्वायरमेंट, यानी कि कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा, है ना। तो क्या इस सेंटेंस में कोई सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है? हाँ जी बिल्कुल है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है मोस्ट और ये लिखा हुआ है सुप्रीम। तो सुप्रीम के साथ में, सुप्रीम का मतलब ही, सुप्रीम खुद एक सुपरलेटिव डिग्री है, यानी कि सबसे ज्यादा ताकतवर। तो जब सुप्रीम सुपरलेटिव डिग्री का काम कर रहा है तो इसके साथ में हमें मोस्ट का यूज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। समझे आप या नहीं समझे? क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन जो होते हैं वो आपकी समझ में आया होगा। ये वाला रूल ये भी आपको ध्यान रखना है, ये रूल बहुत पूछा जाता है क्वेश्चंस में, स्पेशल एसएससी में। तो ये प्रपोजिशन से रिलेटेड बहुत सारे एरर्स बनते हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये देख लीजिए आप, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रेन इज सपोज टू अराइव, ये एक ही है, ठीक है। द ट्रेन इज सपोज टू अराइव एट 10 AM yesterday बट इट वॉज एन आवर लेट, यानी कि जो ट्रेन थी उसकी उम्मीद थी कि वो आएगी 10 बजे सुबह, वो भी कल आएगी, बट इट वॉज एन आवर लेट, लेकिन वो जो ट्रेन थी वो 1 घंटे लेट हो गई। तो अब आप इस सेंटेंस को पढ़ो और आप सोचने की कोशिश करो कि इस सेंटेंस में यूज किया गया है किसका, यस्टरडे का। किसका यूज किया गया है? यस्टरडे का यूज किया गया है। और ये जो यस्टरडे होता है ये क्या होता है? ये एक कीवर्ड होता है। क्या होता है? कीवर्ड होता है। और कीवर्ड किस चीज का ये कीवर्ड होता है भैया? ये कीवर्ड होता है पास्ट टेंस का। किसका कीवर्ड होता है ये कीवर्ड होता है पास्ट टेंस का। यानी कि अगर आपने किसी सेंटेंस में, अगर आपने हाँ जी आपने, अगर आपने किसी सेंटेंस में यस्टरडे लगा दिया, क्या लगा दिया? यस्टरडे, तो वो सेंटेंस पास्ट में बनेगा। किस में बनेगा? पास्ट में। चलिए मैं एक एग्जांपल से बताता हूं आपको किस तरीके से इसका यूज कर देते हैं हम। जैसे कि आई हैव सीन हर यस्टरडे। तो आप अपना दिमाग चलाओ और मुझे बताओ जरा कि इस सेंटेंस में हमने यूज किया हुआ है किसका? हमने यूज किया है इसमें यस्टरडे का। किसका यूज किया है हमने? यस्टरडे का। अब ये जो यस्टरडे है ये क्या है? यस्टरडे है कीवर्ड। और किसका कीवर्ड है ये? पास्ट टेंस का। तो यानी कि अगर हमने सेंटेंस में यस्टरडे का यूज किया हुआ है, अगर हमने सेंटेंस में यस्टरडे, और जरूरी नहीं है यस्टरडे हो, और भी कीवर्ड्स होते हैं, वो जब हम टेंस पढ़ेंगे तो पढ़ देंगे, जैसे कि लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या फिर और क्या हो सकता है? अगो भी हो सकता है, ठीक है। जब भी ये सेंटेंस में आ जाएंगे तो वो सेंटेंस आपको हर हाल में, हर कीमत पर पास्ट में बनाना पड़ेगा, और किसी टेंस में आप उसको नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एरर क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पे एरर है इसमें कि ये प्रेजेंट में बना हुआ है, तो इसीलिए इस हैव को यहाँ से हटाना पड़ेगा। और हैव के साथ साथ फिर हमें वर्ब थर्ड भी हटानी पड़ेगी, क्योंकि पास्ट में तो हम यूज करते हैं किसका? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? सॉ। आई सॉ हर यस्टरडे। इस तरीके से इसका कंसेप्ट है। अब सेम ये जो कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे पास्ट वाला समझाया, यही कंसेप्ट यूज हो रहा है इस वाले सेंटेंस में, कि इस सेंटेंस में भी तो किसका यूज किया गया है? यस्टरडे का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है सेंटेंस में? सेंटेंस में यूज किया जा रहा है यस्टरडे का। और यस्टरडे इज अ कीवर्ड ऑफ पास्ट टेंस। सो इफ वी हैव यूज्ड यस्टरडे इन द सेंटेंस, वी हैव टू मेक द सेंटेंस इन द पास्ट। किस में बनाना पड़ेगा सेंटेंस? सेंटेंस हमें बनाना पड़ेगा पास्ट में, क्योंकि यस्टरडे का यूज किया जा रहा है। तो सेंटेंस को बना दो ना पास्ट में, क्या आफत है? इस को हटा दो इसे, मिटा दो इसे, और इसकी जगह पे क्या लगा दो? वॉज लगा दो। द ट्रेन वॉज सपोज टू अराइव। द ट्रेन वॉज सपोज टू अराइव। समझे आप या नहीं समझे? नेक्स्ट, आई आस्क्ड 2 persons द वे टू स्टेशन बट नन ऑफ देम न्यू इट। सो सिंपल। अब आप समझने की कोशिश करो, वो भी बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो, है ना। आई आस्क्ड 2 persons, यानी कि मैंने 2 लोगों से पूछा। आई आस्क्ड 2 persons, मैंने 2 लोगों से पूछा। क्या पूछा? मैंने पूछ लिया कि मुझे बता दो, क्या बता दो? द वे टू स्टेशन, के स्टेशन का रास्ता बता दो, ठीक है। बट लेकिन नन ऑफ देम न्यू इट, लेकिन किसी को भी रास्ता नहीं पता था। अब आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना, आप अपने माइंड में इसके कंसेप्ट्स को अच्छे से बिठाने की कोशिश करना, है ना। कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जब भी तो आगे बढ़ेंगे।
तो समझो आप कि ये जो हमारा सेंटेंस है इसमें उसने पूछा है, कितने लोगों से पूछा है उसने पूछा है कितने लोगों से, दो लोगों से पूछा है। कितने लोगों से पूछा गया है यहाँ पे, दो लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो जब दो लोगों की बात की जाएगी और सेंटेंस नेगेटिव होगा कि दोनों को नहीं पता, तो जब दो लोगों की बात की जाएगी और सेंटेंस नेगेटिव होगा तो वहां पर हम यूज करते हैं किस चीज का, वहां पर हम यूज करते हैं नीदर का। किसका यूज करेंगे हम वहां पर यूज करेंगे नीदर का। जब दो लोगों की बात हो, जब दो लोगों की बात हो और दो लोगों में ये बताया जा रहा हो कि किसी को भी कुछ नहीं पता या फिर दोनों में से किसी ने भी कोई काम नहीं किया, तो वहां पर हम यूज करते हैं नीदर का। किसका यूज करते हैं हम यूज करते हैं वहां पर नीदर का, समझे आप। और अगर ये जो नन सेंटेंस में आया इसको भी जान लेते हैं कि अगर सेंटेंस में नन आ जाए, क्या आ जाए, नन, ठीक है। तो ये जो नन होता है, इस नन का यूज किया जाता है फॉर मोर देन टू। कितनों के लिए, मोर देन टू, यानी कि दो से ज्यादा के लिए। अगर दो से ज्यादा की बात होगी, किसकी बात होगी, दो से ज्यादा की बात होगी, तो वहां पर हम यूज करेंगे हमेशा नन का। लेकिन अगर दो के बारे में बात की जाएगी और नेगेटिव सेंस होगा तो वहां पर हम यूज करते हैं हमेशा नीदर का, समझे आप। तो अब यही देखो आप सेंटेंस कि उसने पूछा, दो लोगों से पूछा गया, क्लियरली मेंशन है कि दो लोगों से पूछा गया है। और जब दो की बात की जाएगी, कितनों की बात की जाएगी भैया, दो की बात की जाएगी। इफ वी आर यूजिंग टू पीपल इन द सेंटेंस फॉर टू, वी ऑलवेज यूज नीदर, ना कि नन। नन का यूज किया जाता है दो से ज्यादा के लिए। कितनों के लिए किया जाता है, दो से ज्यादा के लिए। जैसे कि मानो कोई इंसान है और उसकी पांचों उंगलियां नहीं है, पांचों उंगलियां नहीं है, तो उंगलियां तो दो से ज्यादा हो गई। तो ऐसे ही जब दो से ज्यादा की बात की जाएगी तब वहां पे आप नन का यूज करोगे। और मानो किसी की दो उंगलियां खराब हैं या फिर बेकार है, तो वहां पे आप नीदर का यूज करोगे। दो के लिए नीदर, दो से ज्यादा के लिए नन। समझ में आया आपको। तो यहाँ पे रूल लिखा हुआ है, ये आप देख लें, लिख लीजिए, ठीक है। तो यहां पर हम यूज कर लेंगे किसका, यहां पर हम यूज कर लेंगे नीदर का। किसका यूज करेंगे, नीदर का। तो ये इस तरीके से आपके दोनों सेंटेंस और दोनों सेंटेंस के कंसेप्ट्स आपके बिल्कुल सामने हैं, समझे आप। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। Despite of a good monsoon this year, the production of good grains in the country did not go up। समझे आप, यानी कि बारिश होने के बाद भी, ये जो डेस्पाइट लिखा हुआ है ना, इस डेस्पाइट का मतलब होता है के बाद भी। क्या होता है इसका मतलब, के बाद भी, है ना। और इसके जैसा एक और वर्ड होता है, वो वर्ड क्या होता है, वो वर्ड होता है इंस्पाइट ऑफ। क्या होता है भैया, इंस्पाइट ऑफ। और ये जो इंस्पाइट ऑफ है सेम इसी की तरह, इसका एक छोटा भाई मान लो या फिर बड़ा भाई मान लो, वो क्या होता है, डेस्पाइट। अब इन दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, इन दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। किसका मीनिंग सेम है, इंस्पाइट ऑफ का भी वही मीनिंग है, डेस्पाइट का भी वही मीनिंग है। लेकिन इन दोनों में फिर आखिर अंतर क्या है, ए टीचर हमें अंतर तो बता दे, अंतर तो अंतर जानो। अंतर ये है, अंतर यामी यामी नहीं, अंतर जानो, कि अंतर ये है कि इंस्पाइट के साथ में तो आपको हमेशा ऑफ का यूज करना है। किसका यूज करना है, ऑफ का यूज करना है। लेकिन डेस्पाइट के साथ गलती से भी ऑफ का यूज आपको नहीं करना, ठीक है। समझे आप या नहीं समझे, कि इंस्पाइट के साथ तो आपको हमेशा ऑफ का यूज करना है, इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ का यूज होगा, मतलब होगा, हमेशा होगा। लेकिन डेस्पाइट के साथ कभी भी आपको ऑफ का यूज नहीं करना। तो यही यहां पर एरर है, ये यहां पे गलती है कि डेस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं होता। एरर सॉल्व हो गया और आपका कंसेप्ट भी समझ में आ गया, समझे आप। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। लाइक यू, hardly as I stepped out of my house when I saw some policemen coming towards my house। इस सेंटेंस में मल्टीपल एरर्स हैं। अब ये जो मल्टीपल एरर्स हैं इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि एक ही सेंटेंस में दो या तीन एरर होते हैं, ठीक है। चलिए इनको सॉल्व कर देते हैं। यहां जो रूल काम कर रहा है, द नेम ऑफ दैट रूल इज इनवर्जन। क्या नाम है इस रूल का, इस रूल का नाम होता है इन्वर्जन। क्या नाम होता है इसका, इन्वर्जन। अब ये जो इन्वर्जन होता है ये क्या होता है, आप में से बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा शायद, लेकिन सीख लेते हैं।
जब सेंटेंस की स्टार्टिंग, जब हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग किसी नेगेटिव एडवर्ब से हो जाए, किससे हो जाए, नेगेटिव एडवर्ब से। हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग जब हो जाए किसी नेगेटिव एडवर्ब से, किससे हो जाए, नेगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो जाए, ठीक है, तब वहां पर हम इन्वर्जन का रूल फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले नेगेटिव एडवर्ब आएगा, फिर उस नेगेटिव एडवर्ब के साथ आपको यूज करना है किसका, हेल्पिंग वर्ब का, और उस हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है सब्जेक्ट, फिर आगे सेंटेंस कैरी ऑन होता है मेन वर्ब से, ठीक है। लेकिन लास्ट में हम फुल स्टॉप का ही यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, फुल स्टॉप का। ये सेंटेंस को इंटेरोगेटिव नहीं बनाता, क्या नहीं बनाता, सेंटेंस को इंटेरोगेटिव नहीं बनाता, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये जो इन्वर्जन का रूल है, इसमें स्टार्टिंग हो जाएगी नेगेटिव एडवर्ब से, और उस नेगेटिव एडवर्ब के बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं होगा। अब अगर स्टार्टिंग में आ जाए हार्डली, क्या आ जाए, हार्डली, या फिर आ जाए स्केर्सली, क्या आ जाए, स्केर्सली, तो आपको हमेशा याद रखना है कि इनके बाद आप लगाओगे मेरे दोस्त, क्या लगाओगे, हेड, या फिर इनके बाद आप क्या लगाओगे, डिड। कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हो वैसे तो, लेकिन इनका ज़्यादा रूल याद रखना है, क्योंकि हेड के साथ सब्जेक्ट आएगा पहले तो, क्या आएगा, सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के बाद हम लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन इस डिड के बाद भी सब्जेक्ट आएगा, लेकिन जो डिड के बाद रूल है, रूल इज दैट कि यहां आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, समझे आप। तो हेड के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, लेकिन डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये वो रूल है जो इन्वर्जन का रूल होता है, किसका रूल होता है, इन्वर्जन का रूल, ठीक है ना। तो यहाँ पर हार्डली तो दे रखा है, लेकिन हार्डली के साथ में और यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दे रखी है, लेकिन वर्ब थर्ड है, सब्जेक्ट भी है, लेकिन यहाँ पर हेड का यूज नहीं किया गया। यही तो एक पहला एरर है इस सेंटेंस का, कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया, तो इसीलिए इसमें हम यूज कर देंगे किसका, हेड का। हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस व्हेन आई सॉ। अब इसमें सेकंड एरर को जान लेते हैं, एंड द सेकंड एरर इज दैट कि जब हम सेंटेंस में किसका यूज करते हैं, जब हम सेंटेंस में सम का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, सम का यूज करते हैं, तो इस सम के बाद में नाउन आता है, क्योंकि ये सम जो है वो एडजेक्टिव होता है, क्या होता है ये होता है एक एडजेक्टिव। अब इसके बाद में नाउन दोनों ही तरीके का आ सकता है, या तो आएगा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, या फिर आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब आपको यही समझना है, बस यही इसका रूल है, यही इसका कंसेप्ट है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप बहुत सारी चीजें अपने आप समझ जाओगे, समझे आप। देखो मैं आपको बताता हूं कि अगर सम के बाद में कोई चीज अनकाउंटेबल है, क्या है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको आप गिन नहीं सकते, उसको हम बोल देते हैं अनकाउंटेबल। क्या बोल देते हैं, अनकाउंटेबल बोल देते हैं। लेकिन अगर कोई काउंटेबल आ जाए, काउंटेबल जिसको हम गिन सकें, तो ऐसा अगर कोई सम के बाद आ रहा है तो वो प्लूरल आएगा। और ये सम लिखा हुआ है, सम के बाद में यहाँ पे मैन लिखा हुआ है, मैन मतलब आदमी, आदमी को तो हम गिन सकते हैं, 1 2 3 5 6 8 10 12 गिनती मुझे आती है ना। लेकिन मैंने सिर्फ गिन के बता दिया कि आदमियों को तो हम गिन सकते हैं, ठीक है ना। अगर गिन सकते हैं तो वो क्या हो गए, काउंटेबल नाउन हो गए, क्या हो गए, काउंटेबल नाउन। अगर काउंटेबल नाउन है तो कैसा लगाना है, प्लूरल लगाना है। तो मैन का प्लूरल क्या बन जाएगा, मैन का प्लूरल होता है MEN, क्या होता है, MEN। तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा पुलिसमैन, MEN वाला, कमिंग टुवर्ड्स माई हाउस। मैंने देखा कि कुछ पुलिस वाले मेरे घर की तरफ आ रहे हैं। तो समझे आप, इस तरीके से ये जो कंसेप्ट है इसका, ये आपने समझ लिया, और इसमें ये जो मल्टीपल एरर्स थे, यानी कि ये जो 2 एरर थे, वो भी आपने सॉल्व कर दिए। Let's move on to the next question. She was taller than either of her 5 sisters. समझो आप ध्यान से। सबसे पहली चीज तो आप ये समझो कि जब भी हमारे सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री आ जाए, क्या आ जाए बेटे, कंपैरेटिव डिग्री आ जाए, है ना। तो ये जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, इसके साथ जो आता है और इसका साथ जो देता है, वो कौन होता है, वो साथ देने वाला होता है THAN। कौन होता है, THAN। कंपैरेटिव डिग्री के साथ, और जो कंपैरेटिव डिग्री का साथ देता है वो क्या होता है, THAN, ठीक है ना। तो पहला एरर तो इसमें यह है कि इसमें THAN का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, THAN का, देन आ जाएगा, है ना। ईदर ऑफ हर 5 सिस्टर्स। अब समझो आप यहाँ पे ध्यान से, दूसरा जो इसमें एरर है, क्योंकि इनमें मल्टीपल एरर्स हैं, अगर हम सेंटेंस में ईदर का यूज कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं,
ईदर का। तो ईदर का यूज किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ कितनों के लिए किया जाता है, दो के लिए किया जाता है। आप हिंदी के झंझट में मत उलझो, आप बस कंसेप्ट को जानो कि ईदर है तो वहां सिर्फ कितने लोग होने चाहिए, दो लोग होने चाहिए। और यहाँ तो क्लियरली मेंशन है कि ईदर तो दे रखा है, लेकिन बहनें कितनी है उसकी, 5। कितनी है, 5 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इधर का यूज तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इधर का यूज तो हम करते हैं कितनों के लिए, इधर का यूज करते हैं हम 2 के लिए, है ना भैया। तो अब यहाँ पर आप समझो कि जब 2 से ज्यादा की बात हो, ठीक है, तो वहां पर हम किसका यूज कर देंगे, वहां हम यूज कर देंगे किसका, एनी का। किसका यूज कर देंगे, एनी का। एनी का यूज हम कितनों के लिए कर सकते हैं, मोर देन 2 के लिए। कितनों के लिए, मोर देन 2 के लिए, है ना भैया। तो 2 से ज्यादा अगर होंगे तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, एनी का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर इधर को हटाएंगे, इसको इधर को इधर रख देंगे, ठीक है, और यहां पर लिख देंगे एनी ऑफ हर 5 सिस्टर्स। इस तरीके से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, एरर भी एकदम सॉल्व हो जाएगा। सो सिंपल। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेजर आइलैंड्स इज वन ऑफ द बेस्ट पायरेट स्टोरीज दैट वाज एवर रिटन। अब आप समझो कि जब भी हमारे सेंटेंस में वन ऑफ आ जाए, क्या आ जाए, वन ऑफ। इसका रूल जान दो, ये आपको आगे तक परेशान करेगा, ठीक है। जब भी ये वन ऑफ आ जाए, अब इस वन ऑफ का क्या मतलब होता है, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास एक पेन है और आप में से कोई कहे कि इस एक पेन में से एक मुझे दे दो, तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि एक चीज में से हम बांट नहीं सकते। एक चीज में से हम बांट नहीं सकते, ठीक है ना, यानी कि एक चीज को बांट नहीं सकते ना हम, ठीक है। तो बांटा जाता है हमेशा एक से ज्यादा चीजों में से। कितनी चीजों में से, एक से ज्यादा चीजों में से। जैसे कि किसी बेचारे की एक ही आंख है, तो आप उससे कह दो कि ये आंख मुझे दे दे, ये आंख मुझे दे दे, तो बेचारा एक ही आंख लेके तो घूम रहा है। अब आप भी उसको दे दोगे तो वो बांट नहीं सकता ना उस चीज को, समझे आप। तो बांटने का जो प्रोसेस होता है वो ज्यादा चीजों में से होता है, इसीलिए जब भी वन ऑफ आ जाएगा सेंटेंस में तो उसके बाद ज्यादा चीजें होंगी, एक चीज नहीं होगी, ज्यादा। हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, हमेशा प्लूरल ही आता है, ठीक है। लेकिन इसका जो कंसेप्ट जो आपको याद रखना है कि ये जो वन है, इस वन के अकॉर्डिंग आएगी हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। ये आपको हमेशा दिक्कत देता रहेगा, क्योंकि आप देखोगे प्लूरल नाउन और आप लगा दोगे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। प्लूरल नाउन देखते ही आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे, ठीक है। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल आएगा, लेकिन हमेशा 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 जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं, इसका जो रूल है कि अगर सेंटेंस में वन ऑफ आ जाए, है ना, क्या आ जाए सेंटेंस में, वन ऑफ। एक बार फिर से लिख लेते हैं इसको, वन ऑफ, ठीक है। वन ऑफ के बाद में आ गया प्लूरल नाउन। क्या आ गया, प्लूरल नाउन। लेकिन उस प्लूरल नाउन के साथ में अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, क्या आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए। क्या आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए। किसके साथ में, वन ऑफ तो दिया हुआ है, प्लूरल नाउन भी दिया हुआ है, लेकिन उसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए। अब उस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो हमेशा याद रखना कि उस प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे आप, हेल्पिंग वर्ब। ये दो कंसेप्ट अलग अलग ध्यान रखने हैं। यहां पर जो चेंज हुआ वो पूरा किसकी वजह से हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से। किसकी वजह से चेंज हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से चेंज हो गया। कि वन ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन आ जाए वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन जैसे ही प्लूरल नाउन आए उस प्लूरल नाउन के जस्ट बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए। क्या आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन। तो अब जो हेल्पिंग वर्ब है वो इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले, यानी कि इसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी, इसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। और एंटीसीडेंट यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला नाउन, ठीक है। तो इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो प्लूरल नाउन है इसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है अब। तो इसीलिए यहां पर हो जाएगा क्या, वर। क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। समझे आप या नहीं समझे। चलिए मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूं आपको। वन ऑफ द बाइक्स, इस तरीके से सेंटेंस लिखा हुआ है, समझे आप। तो यहां पर वन ऑफ का यूज किया गया है और कोई प्लूरल नाउन आ रहा है और उस प्लूरल नाउन के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है। उस प्लूरल नाउन के तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ठीक है ना।
तो अब यहां पर इस वाले केस में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इस वन के अकॉर्डिंग आएगी और वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहां पे आ जाएगा इज। लेकिन यहां केस चेंज हो गया था, यहां केस कैसे चेंज हो गया था आप मुझे ये बताओ। यहां केस चेंज हुआ है किसकी वजह से, इस रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से। किसकी वजह से चेंज हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन आ गया था। अब जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इस प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग और प्लूरल ही आएगी। कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी, समझे आप, सो सिंपल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एटमॉस्फेयर ऑफ अलीगढ़ इज हॉटर देन शिमला। तो यहां पर आप ये चीज देखो, यहां पे पहले तो ये देख लो कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जा रहा है। किसका यूज किया जा रहा है, कंपैरेटिव डिग्री। अब ये जो कंपैरेटिव डिग्री होती है इसके साथ में THAN आता है। क्या आता है, THAN आता है, ठीक है। अब यहां पर कंपैरिजन किया जा रहा है किसका, एटमॉस्फेयर ऑफ अलीगढ़। तो अलीगढ़ के एटमॉस्फेयर की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, अलीगढ़ के एटमॉस्फेयर की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये जो अलीगढ़ का एटमॉस्फेयर है इसकी तुलना की गई है किससे, शिमला से। तो आप बताओ एटमॉस्फेयर की तुलना क्या हम किसी सिटी से कर सकते हैं। और ये जो कंपैरिजन होता है ये कंपैरिजन हमेशा लाइक वाइज होता है। कैसा होता है, लाइक वाइज। कंपैरिजन हमेशा लाइक वाइज होता है, यानी कि अगर एटमॉस्फेयर है तो इस एटमॉस्फेयर की का कंपैरिजन एटमॉस्फेयर से ही करेंगे। किससे करेंगे, एटमॉस्फेयर से करेंगे, ठीक है ना। तो यही गलती है यहाँ पे। तो आप क्या कर दो कि इस शिमला से पहले द एटमॉस्फेयर ऑफ लगा दो। क्या कर दो, जैसे कि द एटमॉस्फेयर ऑफ अलीगढ़ इज हॉटर देन द एटमॉस्फेयर ऑफ शिमला, सिंपल, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, हाई लेवल पे इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो खैर सस्ता तरीका हो गया। देन के बाद आप लगा दो क्या, दैट। और दैट किसके लिए आ गया, द एटमॉस्फेयर के लिए। फिर उसके बाद क्या आएगा, ऑफ, है ना। और फिर यहां पे लिख दो शिमला। और आप क्या करो कि अगर यहाँ पे कोई नाउन आ रहा है, क्या आ रहा है, कोई नाउन आ रहा है, तो उस नाउन में आप लगा दो अपोस्ट्रोफी एस। क्या लगा दो, अपोस्ट्रोफी एस। इसका एक और रूल है लेकिन वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो द एटमॉस्फेयर ऑफ अलीगढ़, और यहाँ पे ऐसा क्यों किया, क्योंकि अलीगढ़ के एटमॉस्फेयर की तुलना कर दी हमने किससे, शिमला से, जो कि ठीक नहीं था, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। He has a scheme of his own which he thinks more preferable to that any other person, या फिर नो एरर। तो आप समझो कि जब भी सेंटेंस में आ जाए क्या, प्रिफर, क्या आ जाए, प्रिफर, या फिर सेंटेंस में आ जाए प्रिफरेबल, क्या आ जाए, प्रिफरेबल, है ना। ये प्रिफरेबल है, मान लेना ना मान अगर लगे ना तो, ठीक है। तो इनके बाद में गलती क्या करवाता है बोर्ड एसएससी हमसे कि यहाँ पे लगा देता है देन। तो पहला रूल तो यही जानना है कि इसके बाद में कभी भी देन का यूज नहीं होता। इसके बाद हमेशा किसका यूज होता है, इसके बाद हमेशा टू का यूज होता है। और ये जो प्रेफरेबल है इनसे पहले कभी भी मोर या फिर मोस्ट का यूज नहीं होता। ये रूल भी आपको जानना है बहुत अच्छे तरीके से कि इनके बाद में देन नहीं आएगा और इनसे पहले मोर या मोस्ट नहीं आएंगे। चलिए देख लेते हैं। तो इससे पहले मोर लगा हुआ था, इसको हटा देंगे, हो गया सेंटेंस एकदम सही तरीके से। आई एम वेरी सॉरी दैट अ प्रीवियस एंगेजमेंट विल प्रिवेंट मी टू कॉल ऑन यू टुनाइट। ओके, ये है प्रपोजिशनल एरर, ठीक है। आप चाहो तो इसे जैरन से भी जोड़ सकते हो, है ये वर्ब वाला भी और प्रपोजिशन वाला भी। जब भी आपके सेंटेंस में आ जाए प्रिवेंट, क्या आ जाए, प्रिवेंट, जब भी आपके सेंटेंस में प्रिवेंट आ जाए, ठीक है, तो इस प्रिवेंट के साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। और इस ऑब्जेक्ट के बाद में आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है फ्रॉम। क्या लगाना है, फ्रॉम। और उस फ्रॉम के बाद आपको यूज करना है जेरन। जो नहीं जानते जेरन उन वो ऐसे समझ रहे हैं कि वो वर्ब फर्स्ट आईएनजी होती है। तो प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, इस तरीके से मानो आपके प्रिवेंट के साथ आप लगाओगे ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट के बाद आपको लगाना पड़ेगा फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद आएगी वर्ब फर्स्ट आईएनजी। चलिए गलती देख लेते हैं इसमें। व्हाट्स द मिस्टेक इन द सेंटेंस, कि प्रिवेंट आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, हाँ जी वो भी आ गया, ठीक है। तो अब कहाँ गलती है कि यहाँ पे लिखा हुआ है टू कॉल, लेकिन हमें तो यूज करना है ऑब्जेक्ट के बाद फ्रॉम और उसके बाद आना है आईएनजी। किसका यूज करना है, फ्रॉम और आईएनजी का यूज करना है ना भैया। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे इस टू कॉल को हटा देंगे और इस टू की जगह पे तो आप लगा देंगे फ्रॉम, और इस कॉल में कर देंगे आप आईएनजी। क्या कर देंगे, आईएनजी। तो ये हो जाएगा प्रिवेंट मी फ्रॉम कॉलिंग यू, कॉलिंग ऑन यू टुनाइट। कॉल ऑन का मतलब होता है फोन करना, ठीक है।
कॉल ऑन का मतलब फोन करना। ये तो वही है जो अभी हमने सॉल्व किए थे। द लास्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अवर प्रोडक्ट आर दैट। यहां पर आप समझो, ये है सेंटेंस में प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद में आता है ऑब्जेक्टिव केस। हमने स्टार्टिंग में ही सीखा था ये कि प्रपोजिशन के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। और इससे पहले जो आ रहा है वो देखेंगे क्या है। और इस ऑब्जेक्टिव केस के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए, क्या आ जाए, हेल्पिंग वर्ब, तो बस एक चीज़ याद रख लेनी है कि प्रपोजिशन के बाद में जो है उसके अकॉर्डिंग कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी। प्रपोजिशन के बाद में जो है उसके अकॉर्डिंग कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी। आप इस सेंटेंस को 99% करेक्ट मानोगे, क्योंकि आप देखोगे प्रोडक्ट्स, क्या देखोगे, प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स देखते ही आप क्या ठीक मान बैठोगे, आर। जबकि वो जो प्रोडक्ट्स है वो तो इस प्रपोजिशन ऑफ के बाद आ रहा है, तो प्रपोजिशन के बाद जो आएगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं चलती, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं चलती, बिल्कुल भी नहीं चलती भैया। तो यहां पर जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, क्या है भैया, फीचर। और ये जो फीचर है ये तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है ये तो है सिंगुलर सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी हमें सिंगुलर लगानी पड़ेगी, जो कि क्या हो जाएगा भैया, इज हो जाएगा। सो सिंपल, समझे आप। एंड द लास्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल अलोंग विद द स्टूडेंट्स हैव। जब भी आपको सब्जेक्ट फर्स्ट हो आपके पास और सब्जेक्ट सेकंड हो, दोबारा लिख देते हैं इसको, ये थोड़ा अच्छा नहीं बना, सब्जेक्ट सेकंड, जब सब्जेक्ट फर्स्ट हो और सब्जेक्ट सेकंड हो, है ना, तो सब्जेक्ट फर्स्ट और सब्जेक्ट सेकंड को जब कनेक्ट कर दिया जाए, और स्पेशली कनेक्ट किससे कर दिया जाए, अलोंग विद से। किससे, अलोंग विद। अब जरूरी नहीं है अलोंग विद हो, सिंपल विद भी हो सकता है, टुगेदर विद भी हो सकता है। तो ऐसे केस में आपको हमेशा याद रखना है कि ये भी तो एक प्रपोजिशन ही है, और इनके बाद जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। जो मेन सब्जेक्ट है उस मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट कौन है, द प्रिंसिपल, उसको कनेक्ट किया गया है अलोंग विद के साथ, और किससे कनेक्ट किया है, सब्जेक्ट सेकंड द स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे अलोंग विद जब आ जाए तो सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो सब्जेक्ट फर्स्ट है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, प्रिंसिपल ही आएगा हैज लेके। तो यहाँ पे हो जाएगा द प्रिंसिपल अलोंग विद द स्टूडेंट्स हैज गॉन टू शिमला। आई होप कि आपके बहुत सारे एरर्स जो हमने अभी सॉल्व किए और उनमें बहुत सारे जो कंसेप्ट्स थे वो आपके एकदम क्लियर हो गए होंगे। और अब अगर इस तरीके के सेंटेंसेस आपके क्वेश्चन में एग्जाम में आते हैं तो आप उनको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच। Fearless.